नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 72वीं बीपीएससी के लिए जो केजीएस आईएएस के द्वारा प्रहार टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, तो उसी क्रम में हम लोग टेस्ट सीरीज का जो आज हम लोग पहला टेस्ट देखेंगे, जो बिहार स्पेशल और बिहार का करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं और हम लोग थोड़ा डेप्थ में चलेंगे, तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिए और इसके जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है इस पे आप लोग काफ़ी ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो स्टैटिक है उसको हम लोग सीधे सीधे करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में हरहा घाटी किस ज़िले में स्थित है। हरहा घाटी की अगर हम बात करें तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में स्थित है। हरहा घाटी जो है वो बिहार के सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में जो है वो पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हरहा घाटी जो है वो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच पड़ने वाला घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जमुई जिले के चकाई बटिया और चरका पत्थर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। जमुई जिला का जो चकाई बटिया और चरका पत्थर है ये अभ्रक के लिए जो है फेमस है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट मुंगेर में पाया जाता है और रोहतास में पाया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो ये रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है। तो ये जो है ये 6389 किलोमीटर की भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। 2025 में 18वीं बिहार विधानसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार निर्वाचित हुई थी। तो टोटल जो है इसमें 29 महिला जो है वो विधानसभा में उम्मीदवारी अपनी प्रस्तुत की थी। चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो देखिए, यहाँ पे हमको चट्टान के प्रकार पे हमको यहाँ पे विचार करना है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है कि धारवाड़ चट्टान बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें जो लौह अयस्क और अभ्रक जैसे खनिजों से समृद्ध है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला स्टेटमेंट है कि विंध्यन चट्टानें गंगा के मैदानों की निर्मित नई चट्टानें जिनमें कोई खनिज नहीं है। तो देखिए, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो जाएगा और यहाँ से हम एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं कि अगर 2 नहीं है तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है कि टर्सरी चट्टानें मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है जिनमें बहुत कम खनिज होते हैं। तो 1 और 3 जो है ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित जिलों पर विचार करना है और हमको यहाँ पे जनसंख्या डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, दिए गए विकल्प में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दरभंगा का है, तो 2 हो जाएगा नंबर 1 पर। और देखिए, दिए गए विकल्प में एक ही में 2 है नंबर 1 पे, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार के जिलों का घटता क्रम देखें तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला दरभंगा, फिर सीतामढ़ी, फिर समस्तीपुर और फिर मधुबनी। अगला है कि मोकामा टाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमको सही स्टेटमेंट जो है बताना है। मोकामा टाल को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। मोकामा का जो टाल क्षेत्र है इसको चावल का कटोरा नहीं, इसको दाल का कटोरा कहा जाता है। यह पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में फैला है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये क्षेत्र भारत में मरचा चावल में अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो देखिए, ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे वो हमारा यहाँ गलत है। मरचा चावल के लिए नहीं है ये फेमस। ये किसके लिए फेमस है, तो दाल के लिए फेमस है। ठीक है, अगर हम मरचा चावल की बात करें तो आपका ये वेस्ट चंपारण में मरचा चावल की खेती की जाती है। तो हमारा सही आंसर जो है वो हमारा केवल 2 हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है।
तो मुंगेर में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? खड़गपुर की पहाड़ी। और यहाँ जो है ये यहाँ पे जो है हमको वो बॉक्साइट जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ये बी हो जाएगा। पाइराइट की बात करें तो पाइराइट जो है ये रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है और शोरा जो है ये सारण के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नहर प्रणालियों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, और सही स्टेटमेंट हमको बताना है यहाँ पे कि चतरा नहर प्रणाली बिहार के सुपौल ज़िले में स्थित है। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए चतरा नहर प्रणाली जो है ये बिहार में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में 5 शाखा नहरें शामिल होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना 1961 में मंजूरी दी गई थी, तो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है ये हमारा राइट हो जाएगा, तो इसका आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 10 नंबर का कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कटिहार मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो जो कटिहार मंडल जो है ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार, देखिए ये योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि यह महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक सहायता और 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट सही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार के विषय में। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति यानी जीविका के माध्यम से लागू की गई है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय 3.0 का जो है वो अवधि क्या है? तो 7 निश्चय 3.0 का जो अवधि है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2025 से 2030। 7 निश्चय 1.0 की बात करें तो इसका समय था 2015 से 2020। 7 निश्चय 2.0 का जो समय था वो था 2020 से 2025 और 3.0 का काम जो समय अवधि है वो 2025 से 2030 है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में प्लेट फाइनल में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में प्रवेश किया है? तो बिहार ने मणिपुर को हरा करके जो है वो एलिट ग्रुप में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के संबंध में दिया गया कथन है, उस पर हमको उसमें से सही बताना है कि इसका लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। तो ये स्टेटमेंट सही है और इसका जो निवेश लक्ष्य है वो 25,000 करोड़ है, ये भी सही है। यह केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अलावा 20% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है, यानी यहाँ पे जो है वो ऑल स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे कि विंग्स इंडिया 2026 राष्ट्रीय विमानन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही स्टेटमेंट हमको बताना है कि बिहार को गैर प्राथमिक वाले क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सबसे सक्रिय राज्य के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है और बिहार ने ये मान्यता मुख्य रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट को 29% से घटाकर 4% करके हासिल किया है। तो ये विंग्स इंडिया 2026 के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस महोत्सव के 3रे संस्करण की मेजबानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये सही है और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अपने ज्ञान भारतम मिशन के तहत किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है और यहाँ पे जो है हमको गलत ही पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंटार्कटिका की यात्रा करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम आरती गुप्ता है, जो अंटार्कटिका की पहली यात्रा की है और वो बिहार की हैं। इंडिया पोस्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान में बिहार के पहले जेन जेड डाकघर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो IIT पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है? तो बिहार का जो दूसरा बाघ अभयारण्य है वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। बिहार का जो है सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हमारा जो है वो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की बात करें तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसकी शुरुआत भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की खोज के लिए शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। तो ये सही है और यह सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी दोनों तरह के विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को इन शैक्षिक यात्राओं में भाग लेने में सक्षम बनाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और सही पूछा है तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिहार में स्थापित की जा रही नई सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है बांका में इसका स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस क्रिकेटर को सबसे कम उम्र का IPL खिलाड़ी बनने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम वैभव सूर्यवंशी है और ये बिहार के समस्तीपुर जिला से आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि हाल ही में उद्घाटन किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई वोटिंग प्रणाली के संबंध में पहला स्टेटमेंट है कि बिहार एंड्रॉयड आधारित मोबाइल का उपयोग करके शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। संपूर्ण ई वोटिंग प्रक्रिया में 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। तो आंसर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमको बताना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जिला और संबंधित पुरस्कारों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो देखिए पूर्णिया के आगे लिखा है कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्ट। तो ये गलत है। पूर्वी चंपारण चुनावी प्रक्रियाओं के लिए बेहतर तकनीक अपनाया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। समस्तीपुर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन किया है। तो 2 और 3 जो है ये सही है। बाकी मधुबनी के लिए भी जो बेहतर चुनाव प्रबंधन प्रदर्शन है ये गलत है। तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वें जैन तीर्थंकर वास पूज्य का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? तो जो वासु पूज्य का जन्म स्थली है वो चंपापुरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे जो है हमको यहाँ सही सुमेलित करना है। तो भुक्ति के विषय में बोला गया है यहाँ पे। भुक्ति जो था इसका कार्य था विषयपति के अधीन होता था। विषय की अगर बात करें तो विषय जो है ये ऊपरी के अधीन प्रांत होता था। मेहतर जो है सबसे छोटी इकाई का प्रशासन करने वाले ग्राम के वृद्ध होते थे और अग्रहारिक जो है ये कर मुक्त ब्राह्मण गांवों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। यानी इसका सही जवाब जो है ABCD हो जाएगा। सुजाता स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए सुजाता स्तूप जो है ये गौतम बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे ये गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट है, इस स्थल पर खुदाई से पाल वंश के राजा देवपाल का 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के जनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार का जनपद जो है उसमें पहला स्टेटमेंट है कि महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला स्टेटमेंट है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो नहीं, देखिए वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। और यहाँ पे है लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो ए और डी को हम एलिमिनेट कर देंगे। अगला ऑप्शन है कि मगध महाजनपद जिनकी राजधानी राजगृह थी सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। तो आंसर जो है हमारा इसका 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदुसार का ज्ञात नाम नहीं था। तो बिंदुसार को जो है वो अमित्रचेटस, अमित्रघात और सिंगसेन के नाम से जाना जाता था। अमित्राड़ी कोई नाम नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को किस वर्ष नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी की अगर बात करें तो इसने 1193 ईस्वी में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्वनाश किया था। 1197-98 में जो है इसने बिहार में पहला आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मनीर शरीफ के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे गलत बताना है मनेर शरीफ के बारे में कि इसने मुगल काल के दौरान इस्लामी और संस्कृत परंपराओं के बीच संवाद के साथ शिक्षा का केंद्र के रूप में कार्य किया। तो जो पहला स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे ये सही है। बड़ी दरगाह हजरत मखदूम याहिया मनेरी का मकबरा है जो बड़ी दरगाह है, और छोटी दरगाह मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। ये स्टेटमेंट सही है। छोटी दरगाह कुरान के अभिलेखों और परिष्कृत मुगल स्थापत्य तत्वों से सजी अपनी गुंबद के लिए जानी जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। और बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह दोनों का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। यही स्टेटमेंट हमारा गलत है और गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोटा विद्रोह के संबंध में जो है यहाँ पे हमको विचार करना है। यह विद्रोह 1857 की क्रांति के तुरंत बाद मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये 1857 की क्रांति के तुरंत बाद नहीं, इसका जो समय है ये 1856 में हुआ है ये लोटा विद्रोह। और ये पीतल के लोटों के स्थान पर मिट्टी के बर्तन लोटा देने के सरकार के निर्णय के कारण हुआ था। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिलाना है कि एक तरफ तो यहाँ पे अखबार और पुस्तकें हैं और इसके जो है संस्थापक या संपादक के बारे में पूछा गया है। बिहार हेराल्ड की अगर बात करें तो बिहार हेराल्ड के जो संस्थापक हैं उनका नाम है गुरु प्रसाद सेन। देशर कथा जो है, देशर कथा के संपादक थे सखाराम गणेश देउस्कर। सर्चलाइट जो अखबार है इसके संस्थापक थे मजरूल हक, सर्चलाइट के जो संपादक थे वो थे यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा, और मदरलैंड के थे मजरूल हक। तो इसका सही जवाब जो है ये हमारा डी हो जाएगा। अंग्रेजों के साथ छापामार संघर्ष के बाद अमर सिंह अन्य विद्रोही नेताओं के साथ किस क्षेत्र में भाग गए थे। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में भाग गए थे। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन में महिला नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि प्रभावती देवी को पकड़ लिया गया और भागलपुर जेल में भेज दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला है हमारा यहाँ पे कि तारा रानी ने सिवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। ये भी सही है।
विंध्यवासिनी देवी को 1932 में मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, यानी सही स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो तीनों है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गुप्त रेडियो स्टेशन किस स्थान पर संचालित किया गया था, तो इसका जो संचालन है ये मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा नहीं लिखी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है यहाँ पे ये चंद्रकांता नहीं लिखा गया है, बाकी परिकथा, पंचलाइट और वन तुलसी की गंध जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। फणीश्वर नाथ रेणु की अगर हम बात करें तो इनका संबंध जो है ये बिहार राज्य से है। सेन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि विजय सेन ने कर्नाट राजवंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था, तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे अब वो सही है। 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार से जुड़े थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी से हार के बाद सेन राजवंश की राजधानी नदिया से विष्णुपुर स्थानांतरित हो गए थे, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो सही स्टेटमेंट यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। मगध के वृद्धर्थ राजवंश का अंतिम शासक कौन था। मगध के वृद्धर्थ राजवंश का अंतिम शासक जो है उनका नाम है रिपुंजय, आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वृद्धर्थ राजवंश की सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो उनका नाम है जरासंध, ये सबसे प्रतापी शासक हो जाएंगे। बिहार के मध्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा था, जिन्हें शक्र सिंह ने हराया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तुगलक काल के दौरान बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नुहानी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बिहार में नुहानी राजवंश की जो स्थापना है वो हुआ था दरिया खां नुहानी के वो हुआ था बहार खां नुहानी के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलान करना है गवर्नर और किसके अधीन नियुक्त हुए थे वो, तो देखिए जो मिर्जा अजीज कोका थे ये अकबर के अधीन थे। राजकुमार परवेज़ की बात करें तो ये जहांगीर के अधीन नियुक्त हुए थे। खान ए आलम जो हैं इनकी नियुक्ति शाहजहां के काल में हुई थी, और जो दाऊद खान कुरैशी है ये इनको औरंगजेब ने नियुक्त किया था, तो इसका सही जवाब जो है ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन व्यापार मार्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तरापथ मार्ग पुष्क लावती तक्षशिला चंपा और चंद्रकेतुगढ़ को जोड़ता था, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। गंगा तट पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र ने नदी व्यापार के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया, ये स्टेटमेंट सही है। सहायक मार्ग पाटलिपुत्र को वैशाली और श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों से जोड़ते थे जो नेपाल तक विस्तारित था, तो यहाँ पे जो है वो सभी ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा की बैठक 3 महीने से अधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। जिला मजिस्ट्रेट लगभग 7,000 की आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है, ये स्टेटमेंट राइट है। और ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/40 होता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो सही जवाब इसका 1 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। त्रिपुरारी शरण को बिहार के राज्य मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट चुनना है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सॉरी ये दोनों स्टेटमेंट सही है और गलत यहाँ पे चुनना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि ना तो एक गलत है और ना ही 2, तो इसका आंसर है जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। बिहार के पहले जो लोकायुक्त है उनका नाम था श्रीधर वासुदेव सुहानी। यहाँ पे हमको मिलान करना है कि बिहार में प्रमंडलों की बात करें तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है वो 101 है। प्रखंड की संख्या 534 और पंचायत की संख्या 8406 है। तो इसका सही जवाब जो है वो ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिहार पंचायत राज अधिनियम और संवैधानिक ढांचे के तहत पंचायती राज संस्थानों को सौंपने के लिए आधिकारिक तौर पर कितने प्रशासनिक विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। तो 29 जो है वो विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि तिरहुत प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो बिहार का तिरहुत प्रमंडल है ये मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है, जिसका गठन 1908 में किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। और तिरहुत प्रमंडल में 7 ज़िले हैं। देखिए 7 ज़िले नहीं हैं, तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। ये ध्यान रखिएगा कि बिहार के किसी भी प्रमंडल में 7 ज़िला नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसका आंसर ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की साक्षरता दर राज्य की कुल औसत साक्षरता दर से कम है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। बिहार की अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता दर अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो बिहार में पहली बार जो है 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और बिहार में अब तक जो है वो 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। वर्ष 2000 के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार के राजकीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। बिहार कैबिनेट ने हाथी को राजकीय पशु घोषित किया। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है। गेंदा को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अशोक वृक्ष को बिहार का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। तो वो अशोक नहीं है, वो पीपल का पेड़ है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है केवल 2 हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दौरान बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% थी, जो 1991 से 2001 के दौरान दर्ज की गई 28.43 से कम थी। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पे ये सही है। कारण इसका बता रहा है कि भारत की जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी 2001 में दर्ज 8.07% से बढ़ के 2011 में 8.60 हो गई थी। तो देखिए स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का जो है वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र का स्थापना 1978 में जो है वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। 56 नंबर प्रश्न है कि 2001 से और 2011 के बीच बाल लिंगानुपात में गिरावट ग्रामीण बिहार की तुलना में शहरी बिहार में अधिक रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाल लिंगानुपात में ग्रामीण शहरी अंतर 2001 में 20 अंक से बढ़ के 2011 में 26 अंक हो गया। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है और ये एक दूसरे का जो है स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कृषि उत्पादन प्रणाली में नियोजित जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है। तो वो जो है 77% जो जनसंख्या है वो बिहार में कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगला हमारा यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जट जटिन नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्य रूप से बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह नृत्य पारंपरिक रूप से एकल प्रदर्शनी है, जिसका उद्देश्य अपने पति के लिए एक महिला की पीड़ा को व्यक्त करना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये युगल प्रदर्शन होता है।
तो सही स्टेटमेंट केवल एक है। सुजनी कढ़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए सुजनी कढ़ाई को जो है वो जीआई टैग प्राप्त है। सुजनी कढ़ाई में मुख्य रूप से नियॉन शेड्स के चमकीले सिंथेटिक धागों का उपयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सुजनी कढ़ाई के विषयों में घरेलू हिंसा, दहेज, लड़कियों की शिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या शामिल है। तो ये सही है और इसको 2006 में जो है जीआई टैग दिया गया था। तो इसका सही जवाब जो है वो 2 और 3 सही हो जाएगा। सामा चकेवा उत्तरी बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्यौहार है। तो सही स्टेटमेंट है ये। और सामा चकेवा छठ दिन के अगले दिन शुरू हो जाता है और लगभग 7 दिनों तक चलता है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। तो देखिए ये नेक्स्ट अगले ही दिन स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। छठ पूजा के अनुष्ठान के क्रम में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि नहाय खाए प्रारंभिक शुद्धिकरण चरण को चिन्हित करता है, जहां केवल आम की लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग करके एक विशिष्ट सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ए राइट है यहाँ पे, ठीक है। खरना एक निर्जला व्रत की शुरुआत का प्रतीक है, जो पारंपरिक रूप से तीसरे दिन के शाम के अर्घ्य के बाद समाप्त होता है। तो नहीं, ये गलत है। संध्या अर्घ्य ढलते सूर्य प्रत्युषा की पूजा के लिए समर्पित है। तो ये स्टेटमेंट सही है। उषा अर्घ्य शाम को किया जाने वाला अंतिम अनुष्ठान है, जब भक्त उगते सूरज को जल और प्रसाद अर्पित करते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पे। सही जवाब यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना है ऑप्शन को। यहाँ पे 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। विदेशिया लोक नाटक के प्रदर्शन में पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो झांझ, ढोलक और खंजरी का इस्तेमाल किया जाता है। पटना कलम चित्रकला में संरचित अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि विभाजनों का अभाव होता है। सही है ये। और पटना कलम मुगल पेंटिंग की एक उपशाखा के रूप में विकसित हुई, लेकिन इसने अपने शैलीगत तत्वों को संशोधित किया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मिलान करना है कि किस चीज़, कौन से उत्पाद को जीआई टैग कब मिला था। तो कतरनी चावल को जो है जीआई टैग 2018 में दिया गया था। भागलपुरी रेशम को जीआई टैग 2013 में, मधुबनी चित्रकला को 2007 में और खटवा को 2016 में। तो इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्थित पादरी की हवेली की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वर्तमान संरचना को 1772 में तिररेटी नामक एक वेनिसियन वास्तुकार द्वारा पुनः डिजाइन किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। और यह इमारत इतालवी वास्तुकला शैली से निर्मित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे मृदा का प्रकार और किस जिला में पाया जाता है वो हमको यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए जो बलथर मृदा है ये बिहार के कैमूर क्षेत्र में पाया जाता है। टाल क्षेत्र जो है ये टाल क्षेत्र बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। तराई मृदा जो है ये किशनगंज और बलसुंदरी मृदा सहरसा के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका जो सही कूट है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए कि सोन नदी बिहार में रोहतास जिले के किस प्रखंड से प्रवेश करती है। तो सोन नदी जो है ये बिहार में रोहतास जिले का जो है वो नौहट्टा प्रखंड में प्रवेश करता है। और सोन नदी परियोजना जो है ये बिहार का पहला परियोजना है, ये भी ध्यान रखिएगा। पटना जिले के भीतर गंगा नदी की सटीक लंबाई कितनी है? तो वो 99 किलोमीटर की सटीक लंबाई है। और पटना में जो है वो सर्वाधिक गंगा नदी बहती है और बिहार के 12 जिलों से ये गुजरती है। बेगूसराय जिले में संचालित लघु औद्योगिक समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरौनी तेल रिफाइनरी सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई थी और जुलाई 1964 में चालू किया गया था। ये स्टेटमेंट सही है।
बरौनी डेयरी 1959 में स्थापित एक पूर्णतः सहकारी संस्था है, ये भी सही है। तेघड़ा क्लस्टर एक छोटा कृषि आधारित उद्योग है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑल हो जाएगा, डी 1 2 3। मगही पान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो मगही पान है ये नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद के क्षेत्र में चिकनी दोमट मिट्टी पर उगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसको 2020 में जीआई टैग मिला है, तो ये स्टेटमेंट सही है। गलत स्टेटमेंट बताना है तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी जो है हमको मंडल और उसका जो मुख्यालय है वो मिलाना है। तो तिरहुत जो मंडल है इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर हो जाएगा। सारण का जो मुख्यालय है वो छपरा हो जाएगा। मगध का जो है वो गया हो जाएगा। और कोसी जो है इसका मुख्यालय सहरसा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सभी जिलों में कुल जनसंख्या के मामले में पटना जिला का कौन सा स्थान था? तो पटना जिला का स्थान 15वां था। शाहाबाद क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा की विशिष्ट विविधता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो शाहाबाद क्षेत्र में जो भोजपुरी भाषा बोली जाती है उसकी जो विशिष्ट पहचान है वो है ये मानक भोजपुरी है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है? तो जो येलो वीन मोजेक है ये गन्ने की खेती को प्रभावित नहीं करता है। बाकी स्मट, विल्ट और पक्का बोइंग ये सब जो है गन्ने की खेती को प्रभावित करता है। बरौनी रिफाइनरी का वर्तमान कच्चा तेल प्रसंस्करण क्षमता कितना है? तो बरौनी रिफाइनरी का जो कच्चा तेल का प्रसंस्करण क्षमता है वो 6.0 MMTPA है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि कमला और महानंदा नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कमला और महानंदा नदी है उसके बारे में हमको सही स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे कमला नदी का उद्गम नेपाल के हिमालय की सोमेश्वर श्रेणी में होता है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है। कमला नदी की अगर बात करें तो कमला नदी का उद्गम जो है नेपाल के हिमालय का सोमेश्वर श्रेणी से नहीं होता है। इसका उद्गम जो है वो नेपाल का महाभारत श्रेणी से होता है। वहीं बात करें सोमेश्वर श्रेणी से तो बूढ़ी गंडक का जो उद्गम है वो सोमेश्वर श्रेणी से होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कट गया। कमला नदी का प्रमुख सहायक नदियाँ सोनी, धौड़ी, बलान और त्रिशूला है, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। और महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महाल्दीराम पहाड़ी से होता है, ये स्टेटमेंट सही है। महानंदा नदी उत्तर दीजानपुर पश्चिम बंगाल से बिहार के कटिहार में प्रवेश करती है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हमको यहाँ पे खनिज और किस स्थान पर मिलता है इसको मिलान करना है। अभ्रक जो है अभ्रक नवादा में पाया जाता है। क्वार्टरजाइट की बात करें तो क्वार्टरजाइट जो है ये लखीसराय में पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में और स्लेट जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कांवर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट हमको बताना है। तो यहाँ पे है कि जो कांवर झील है इसका निर्माण नदी संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से तब हुआ जब गंगा नदी एक विसर्प धारा कटकर अलग हो गई, जिससे एक अर्धचंद्राकार गोखुर झील का निर्माण हुआ। तो देखिए, ये गंगा नदी से नहीं हुआ बल्कि इसका जो निर्माण है वो बूढ़ी गंडक नदी से हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, तो ये स्टेटमेंट सही है और ये बेगूसराय में है। तो सही जवाब ऑप्शन बी यानी केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य के संबंध में यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर जो है हमको विचार करना है और गलत कथन बताना है। ठीक है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य को वर्ष 2020 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
यह गर्मियों के दौरान पश्चिम एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। इसमें जो है ना, इसको मैं रीचेक करके एक बार इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा उल्टा सीधा है। यहाँ पे सही अगर रहता तो ऑप्शन सही हो सकता था। 80 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जलोढ़ मृदा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मधुबनी बांगर मिट्टी की पट्टी में आते हैं। तो देखिए ये गलत है, ये बांगर नहीं बल्कि खादर मिट्टी के पट्टी में आते हैं। पटना, नालंदा और भोजपुर मुख्यतः खादर निक्षेपों से संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये किससे संबंधित है? ये बांगर से संबंधित है। तो सही कथन यहाँ पे क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोनों एक दूसरे का क्या था? ऑपोजिट था। झुनझुनवा पहाड़ जो अपनी अद्वितीय धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने वाली चट्टानों के लिए जाना जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो झुनझुनवा पहाड़ जो है ये बिहार के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पे जलप्रपात और स्थान को मिलाना है। काकोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है। जियार कुंड जलप्रपात जो है ये भोजपुर में है। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में है और ओखारिन जलप्रपात रोहतास में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि गिद्धेश्वर पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन बताना है। गिद्धेश्वर पहाड़ी जो है ये मुंगेर और जमुई दोनों जिलों में स्थित है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये बिहार में हिमालय पर्वतमाला का ही विस्तार है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की झीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुशेश्वर झील दरभंगा जिले में स्थित है, ये स्टेटमेंट सही है। अनुपमा झील गया जिले में स्थित है, तो देखिए ये गया में नहीं है, ये कैमूर जिले में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो केवल एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंडक नदी का उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा के निकट नुहबिन हिमालय ग्लेशियर से हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। यह बेगूसराय के पास गंगा नदी में मिल जाता है, तो देखिए बेगूसराय के पास नहीं, जो गंडक नदी है वो सोनपुर के पास जो है ये गंगा में मिलती है। इस नदी में गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है। घड़ियाल और डॉल्फिन, तो इसका सही जवाब सी मार सकते हैं। बाकी इसको भी जो है ना, इसमें एरर है थोड़ा सा कि इसमें केवल 2 जो है ओनली 2 जो है इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सी लगाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र 2 की मिट्टी आमतौर पर गैर चूना युक्त प्रकृति की होती है। कारण बताया गया है कि कोसी और महानंदा जैसी नदियां चूना समृद्ध तलहटियों के बजाय अम्लीय खनिजों से समृद्ध हिमालय जल ग्रहण क्षेत्रों से निकलती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और ये एक दूसरे का सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से जो है वो डॉक्टर महेंद्र झा को सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा घटना स्थल पर अपराध की त्वरित जांच के लिए कितने मोबाइल फॉरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं? तो 34। किस संस्थान ने अविन्या बिहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेजबानी की है? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना CIMP इसका सही जवाब हो जाएगा। अब परम रुद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन को हमको यहाँ पे बताना है। यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में IIT पटना में उद्घाटन किया गया, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यह सुपर कंप्यूटरों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा है जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटिंग अथॉरिटी द्वारा लागू किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। गलत बताना है तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किसे बिहार में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो श्री गोपाल जी त्रिवेदी को जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जकार्ता में होने वाले एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले बिहार की पहली महिला फेंसर कौन है? उनका नाम जो है केसर राज है। बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन से दिन निर्धारित किया गया है? तो सोमवार और शुक्रवार का दिन को निर्धारित किया गया है। हाल ही में पटना के निकट निर्मित 108 फुट ऊंची शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गांव में स्थित है? तो ये चंदसी गांव में है, पटना के चंदसी गांव में। हाल ही में निम्नलिखित में से किन न्यायाधीशों ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो उनका नाम रितेश कुमार और प्रवीण कुमार है। नील विद्रोह से संबंधित मांग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के दबाव से आज़ादी की मांग की, तो ये स्टेटमेंट सही है। किसान अग्रिम भुगतान प्रणाली के तहत काम जारी रखना चाहते थे, ये स्टेटमेंट गलत है। शोषण वाली कम दरों के बजाय उचित पारिश्रमिक की मांग की, तो ये स्टेटमेंट सही है। सही जवाब ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अधिकारी और उसका रैंक का सुमिलित करना है यहाँ पे हमको कि यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि श्री पेंटेट जो है ये ब्रिगेडियर थे, यानी डी का 1 हो जाएगा, तो डी का 1 यहाँ पे नहीं है। जनरल लॉयड की बात करें तो जनरल लॉयड जो है वो मेजर जनरल थे, यानी ए का 2, तो ए का 2 ऑप्शन ए में है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट करिएगा। देखिए पहला ऑप्शन जो है जनरल लॉयड जो हैं ये मेजर जनरल थे। जो बर्ड ब्रिगेडियर थे। वॉल्टर स्टेनहोप सेवरिल जो हैं ये जो हैं ये कैप्टन थे, और श्री पेटेंट जो हैं ये दामिन एको के अधीक्षक थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तिनकठिया प्रणाली की जांच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेबी कृपलानी ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया, ये स्टेटमेंट सही है। फ्रैंक सलाई ने उस समिति का नेतृत्व किया जिसने चंपारण में तिनकठिया प्रणाली की जांच की थी, तो यहाँ पे दोनों कथन जो है ये सही है। नौनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बुद्धू नोनिया ने नमक बनाने में हिस्सा लिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। बिहार की निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो जो बाबू जगजीवन राम है उनको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल चुका है। निम्नलिखित में से किस नेता ने अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की थी? तो बाबू जगजीवन राम ने जो है वो अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था? इसका जो गठन है बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का जो गठन है वो यहाँ पे 1 मिनट 1908 पटना जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो है पटना सचिवालय गोलीकांड जो 1942 में हुआ था उसके शहीदों और उनके मूल जिलों से हमको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए जो उमाकांत प्रसाद सिन्हा हैं ये सारण से थे, सतीश प्रसाद झा भागलपुर जिला के और राजेंद्र सिंह सारण जिला के थे, तो यहाँ पे जो है सभी सही सुमेलित हैं। चेरो राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि 12वीं से 13वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड क्षेत्र में चेरो साम्राज्य का उदय हुआ, सही स्टेटमेंट है। 1771 में उत्तराधिकार के विवाद के दौरान जिसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप भी शामिल था,
उन्होंने चित्रजीत राय के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लौरिया अरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताइए। यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। लौरिया अरेराज जो है ये आपका पूर्वी चंपारण में स्थित है। इसके शिखर पर एक बारीकी से तराशा हुआ सिंह शीर्ष है जो अन्य मौर्य स्तंभों के समान है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर जो है केवल एक हो जाएगा। बिहार में कुषाण कालीन खोजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि बक्सर से मिले ढेर में कुषाण कालीन सिक्के शामिल हैं जो विम कड़फिसस द्वितीय से लेकर वासुदेव काल तक के हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। कुम्हरार में हुई खुदाई से ऐसे टेराकोटा मिले हैं जिनमें कुषाण काल की विशिष्ट विशेषताएं और वेशभूषा दिखाई देती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस स्थल में एक विशाल वर्गाकार मठ स्थित है जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी है और जिसमें 208 कोठरियां हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। मठ के केंद्र में एक क्रॉस के आकार का स्तूप स्थित है जो इस परिसर का मुख्य केंद्र बनाता है। ये भी सही है। इस परिसर में एक पुस्तकालय भवन शामिल है जो जल आधारित शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है। तो यहाँ पे जो है वो सभी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारे पास कि विद्यापति की साहित्यिक कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति लता और कीर्ति पताका अबहट भाषा में रचित है। तो ये स्टेटमेंट सही है। उनकी प्रसिद्ध पदावली संस्कृत में लिखी गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। पटना कलम के चित्रकारों के विशिष्ट कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि शिवलाल के शिष्य बानी लाल अपनी कजली स्याही तकनीक के लिए जाने जाते थे और वे अपनी चित्रों में स्थानीय त्यौहार तथा पटना के दैनिक जीवन को दर्शाते थे। ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन हम लगाएंगे कि सही जवाब बताना है। तो एक तो होगा नहीं, तो इसका सही जवाब 2 और 4 हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट है कि हुलास लाल यूरोपीय शैली में चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे और बनारस से जुड़े चित्रकारों के एक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसका आंसर जो है 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित विभागों पर विचार करना है और 1937 के पहले राष्ट्र मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास कौन सा विशिष्ट विभाग था? तो वित्त विभाग, स्थानीय स्वशासन और लोक निर्माण था। आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग नहीं था। तो इसका सही जवाब जो है 1, 2, 3 हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न हमको यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष और किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो 1912 में बांकीपुर में आयोजित किया गया था बिहार में पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन और इसके जो अध्यक्ष थे वो R.N. मधोलकर थे। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे हमको गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम है और ये किस वर्ष आयोजन इसका किया गया था उसका मिलान करना है। प्रिंस ऑफ वेल्स की जो यात्रा है, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा 1921 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है इसका जो वर्ष हो जाएगा वो 1945 हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है वो 1938 और चंपारण सत्याग्रह की बैठक 1917, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने नुहानी शासकों के अधीन सेवा करके और जलाल खान के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाकर बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। 1536 के चौसा के युद्ध, देखिए 1536 में नहीं 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे जो है सही स्टेटमेंट केवल 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि बिहार में अकबर के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में बिहार को एक मुगल सूबे के रूप में संगठित किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा जो है 1580 नहीं होगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। 1503, एक मिनट, ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। राजा मान सिंह प्रथम ने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों के साथ गठबंधन करके मुगल नियंत्रण को सुदृढ़ किया। ये स्टेटमेंट राइट है। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया और बाद में इसे मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। यहाँ पे ये भी सही है। गलत बताया पूछा है तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा। यहाँ पे गलत के जगह पे आपको सही कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेटमेंट राइट है तो इसका आंसर हम डी लगा देंगे। पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत को किस वर्ष पटना कॉलेज में बदला गया था? तो 1863 में पुरानी डच फैक्ट्री को पटना कॉलेज के रूप में बदला गया था। मधुबनी चित्रकला में महिलाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गंगा देवी मधुबनी कला की कचनी शैली की विशेषज्ञ थी, ये स्टेटमेंट सही है। सीता देवी मधुबनी कला की भरनी शैली में विशेषज्ञ थी, ये भी सही है। जगदम्बा देवी मधुबनी कला के क्षेत्र में 1975 में पद्मश्री पाने वाली पहली कलाकार थी, यानी यहाँ पे सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में हुए बिहार चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो 66.91% जो है बिहार में कुल मतदान इस बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पावापुरी स्थित जल मंदिर एक जलाशय से घिरा हुआ है जिसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण किया गया था? तो इसका निर्माण जो है ये वर्षा जल और भूजल का संचय के लिए किया गया था। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में वनावरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है? यानी इसका क्रक्स यही है कि बिहार में सर्वाधिक वनावरण किस प्रमंडल में है? तो इसका सही जवाब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR वाल्मीकि नगर हो जाएगा। 2024-25 के दौरान अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य ने दर्ज किया है? तो वो बिहार हो जाएगा। हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार का कितना स्कोर था? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में जो है वो बिहार का जो स्कोर है वो 30.9 था। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 3000 की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। किसानों को दी जाने वाली 9000 की पूरी संयुक्त वार्षिक राशि का वित्त पोषण केवल बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है तो सही जवाब केवल 1 हो जाएगा। और आज के टेस्ट का जो है वो अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2024-25 में मौजूदा कीमतों पर 13.1% बढ़ा है। तो ये राइट है। बिहार के कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2024-25 में बढ़कर 26.8% हो गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बकाया ऋण GSDP अनुपात 37.7% था, ये स्टेटमेंट सही है। राज्य की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2024-25 में 374 किलोवाट घंटा तक पहुंच गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 1, 3 और 4। तो यहीं पे जो है हमारा टेस्ट नंबर 1 का जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है। और इसी क्रम में अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो और सभी टेस्टों का भी जो है वो डिस्कशन करवाया जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखें। और जो यहाँ पे जो करंट का पार्ट है उसको मैंने सीधा बताया है। बाकी अगर मैं एक क्वेश्चन को व्याख्या के साथ इसका
डिस्कशन अब पे अगर हम लोग आ जाएं तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। तो कम समय में चीज़ों को समेटा गया है। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ये वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन अपना करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।